Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, जो कि सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 6 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये जो यूनिट है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, इसमें हमारा मेन फोकस होगा नॉर्मल फ्लोरा पे। नॉर्मल फ्लोरा वो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल कंडीशन में या तो बेनिफिशियल होंगे या न्यूट्रल होंगे, लेकिन वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के कहाँ कहाँ पे होते हैं, और अगर हमारे बॉडी में ये नॉर्मल फ्लोरा कम पड़ जाए या ना हो तो उसका क्या नुकसान होगा। इसके साथ हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है कि उस कंडीशन में यही नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो आज इस लेक्चर में हम ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम उनको भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा इंफॉर्मेटिव और आप लोगों के कोर्स के मुताबिक लेक्चर वीडियोस लेकर आ सके। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें हम ये फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और ये जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में कवर किए हैं और उसका वीडियो लेक्चर भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहीं से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल फ्लोरा। Normal flora is the mixture of microorganisms that are regularly found at any anatomical site of human body। तो नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई दोनों आते हैं नॉर्मल फ्लोरा में। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। तो ये वो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट में मौजूद होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा आर आल्सो कॉल्ड कमेंसल्स ऑर्गेनिज्म दैट डाइन टुगेदर आर माइक्रोफ्लोरा। देखो इसको केमेन सेल्स भी कहते हैं। केमेन सेल्स क्या हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना शेयर करते हैं। तो इसको केमेन सेल्स का नाम इसलिए दिया गया है कि हमारा बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स बनाता है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करता है, हमारा बॉडी भी यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो विटामिन्स वगैरह बनाते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसलिए इसके लिए वर्ड केमेंसल्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि ऑर्गेनिज्म दैट डाइन टुगेदर। डाइन निकला है डिनर से, तो मतलब ये खाना एक साथ इससे निकला है। दूसरा, इसको माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं, चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसको हम माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं। सही है। अंडर नॉर्मल कंडीशन इन अ हेल्थी ह्यूमन दे आर हार्मलेस एंड मे इवन बी बेनिफिशियल। देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की हमेशा बात क्यों आती है, और मैंने भी शुरू में आपको कहा कि नॉर्मल कंडीशन, वो रीज़न ये है कि देखो अगर आपकी बॉडी में कोई इश्यू आता है, कोई इन्फेक्शन आता है
या आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो यही नॉर्मल फ्लोरा जो कि फ़ायदेमंद थे आपके लिए नुकसानदेह होंगे और आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ काज करेंगे। इसलिए नॉर्मल फ्लोरा जो है वो या तो हार्मलेस हैं या बेनिफिशियल हैं, लेकिन किस कंडीशन में? जब आपकी बॉडी एक नॉर्मल हेल्थी कंडीशन में हो। सही है, ये बात आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। अब नॉर्मल फ्लोरा के लिए एक इम्पोर्टेंट और बात है कि नॉर्मल फ्लोरा इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज वाइटल ऑर्गन आर स्टेराइल लाइक ब्रेन, किडनी, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर। तो जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिस तरह ब्रेन हो गया, किडनी हो गए, हार्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, लिवर हो गया, तो ये मेन और वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये स्टेराइल होते हैं, इसमें बैक्टीरिया स्पोर का नामो निशान भी नहीं होता। अगर वो आ गए तो फिर इसको हम इन्फेक्शन कहेंगे और यह आपके बॉडी में एबनॉर्मेलिटी लेकर आएगा। तो एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता। बाकी बॉडी के डिफरेंट जगहों पे नॉर्मल फ्लोरा होता है और वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। और नीचे फिर वही सेंटेंस है कि देयर इज नो अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इनसाइड द वाइटल ऑर्गन, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारे पास है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें दो पर्सन या दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। तो फिर यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। एक होता है म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक में ये होता है कि बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट म्यूचुअली बेनिफिशियल, कि दो ऑर्गेनिज्म से वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं एक दूसरे के लिए। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। इसमें एस्केरिशिया कोलाई जो कि विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की क्या करती हैं? सिंथेसिस करती हैं। इन रिटर्न वी प्रोवाइड अ वार्म मॉइस्ट न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट फॉर इक्यूलाई। तो एस्केरिशिया कोलाई क्या है कि वो हमारे बॉडी के लिए, उसका क्या फ़ायदा है कि हमारे बॉडी के लिए ये विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कराती हैं। और हमारे बॉडी से ये फ़ायदा क्या लेती हैं? ये फ़ायदा ये लेती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो इस बैक्टीरिया के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो दोनों को फ़ायदा हुआ। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। सही है। सेकेंड हमारे पास क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट द अदर इज नाइदर हेल्प नॉर हार्म। तो जो हमारे पास कमेंसलिज्म है उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होता है लेकिन दूसरा न्यूट्रल होता है। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल फ्लोरा का काम करते हैं, जो हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी जो है उसको उन बैक्टीरिया से या नॉर्मल फ्लोरा से कोई बेनिफिट्स नहीं है। सही है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म या एक पार्टनर बिल्कुल न्यूट्रल होता है और दूसरे को फायदा होता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कमेंसलिस्टिक रिलेशनशिप। सही है। थर्ड जो हमारे पास है वो है अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक किसे कहते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन microbe does not cause disease but if condition become conducive it can cause disease। देखो अपॉर्चुनिस्टिक निकला है अपॉर्चुनिटी से, तो ये हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉर्मल फ्लोरा का वो पार्ट है कि नॉर्मल कंडीशन में ये कोई डिजीज काज नहीं करते, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा एस्केरिशिया कोलाई को। लेकिन जैसे ही इन बैक्टीरिया के लिए कंडीशन फेवरेबल होती है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है या ये बैक्टीरिया अपनी स्पेसिफिक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे ये डिजीज कर देते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। तो ये तीन रिलेशनशिप जो हैं ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि एस्केरिशिया कोलाई इन आर डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर इट काज नो प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव ट्रैक में हो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं बनता, लेकिन यही एस्केरिशिया कोलाई अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में चला गया तो ये आपके पास क्या है
पैथोजेनिक बन के यूटीआई काज करता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। तो ये स्लाइड जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। सही है। ये नॉर्मल फ्लोरा के बारे में डिटेल हैं, उनके टाइप्स, उनका ऑरिजिन, बेनिफिशियल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट और एरिया ऑफ बॉडी विद नॉर्मल फ्लोरा। तो इस पिक्चर में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, ये आगे स्लाइड में एक एक को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर एट द एंड जब आप इस पिक्चर को देखोगे तो इस पिक्चर को समझने में आपके लिए आसानी होगी और ये पिक्चर आप लोगों ने फिर एमसीक्यूज के लिए अपने जहन में याद रखना होगा। सबसे पहले हमारे पास है ऑरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा आता कहां से है? तो अ फीटस इज स्टेराइल व्हेन बोर्न, then newborn start having the normal flora when passing through mother vaginal tract and then go to environment. Within few hours, oral and nasopharyngeal flora of neonate establish. क्या कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है फिटस, उसमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं होती और ना उसको ज़रूरत पड़ती। जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के टाइम से उसमें नॉर्मल फ्लोरा डेवलप होना शुरू होता है। सबसे पहले विद इन फ्यू हार्स ओरल नेजोफेरिंजियल फ्लोरा डेवलप होता है। उसके बाद एक दिन के अंदर रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट वो डेवलप हो जाता है। रेजिडेंट और ट्रांजिएंट ये नॉर्मल फ्लोरा के टाइप्स हैं और आगे स्लाइड्स में आ रहा है। तो ऑरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा क्या है कि नॉर्मल फ्लोरा खुद ब खुद डेवलप होता है, जैसे बच्चा पैदा हो जाए उससे उसका क्या है डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है नॉर्मल फ्लोरा का। सही है। ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नॉर्मल फ्लोरा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल फ्लोरा पे इफेक्ट होते हैं। लोकल इन्वायरमेंट लाजमी बात है कि अगर इन्वायरमेंट बैक्टीरिया के लिए सुटेबल नहीं है तो फिर लाजमी बात है कि उसके वो नॉर्मल फ्लोरा पे इफेक्ट होगा वो इन्वायरमेंट। दूसरा डाइट, इंसान की खुराक। अगर आप ऐसा खुराक लेते हो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक हैं या उनके लिए स्टैटिक हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, उस कंडीशन में भी नॉर्मल फ्लोरा जो है वो आपकी इफेक्ट होती है। इसके बाद है एज। तो एज तो अभी हमने पढ़ा, जैसे बच्चा पैदा होता है वो उस टाइम उसका नॉर्मल फ्लोरा डेवलप नहीं होता और टाइम के साथ उसका नॉर्मल फ्लोरा डेवलप होता रहता है। इसके बाद है सेक्स, मेल और फीमेल। तो बुक्स कहती हैं, गूगल कहता है कि फीमेल में नॉर्मल फ्लोरा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। उसका रीज़न ये है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह हो गए, इस तरह वेजाइनल जो लोकेशंस वगैरह हैं, तो ये ऐसी जगह हैं जिसमें एक्स्ट्रा हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होते हैं एज कंपेयर टू मेल। और दूसरी बात ये कि कुछ हमारे पास हार्मोनल डिफरेंसेस भी हैं, उस वजह से भी फीमेल में नॉर्मल फ्लोरा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इसके बाद इम्यून कंडीशन। तो आपका इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम खुद अपने नॉर्मल फ्लोरा पे अटैक करे या आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो यही नॉर्मल फ्लोरा आप पे अटैक करे तो इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है नॉर्मल फ्लोरा पे। इसके बाद यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब पेशेंट को डिफरेंट एंटीबायोटिक्स भी डालते हैं तो उनको मल्टीविटामिन्स का सिरप भी दिया जाता है। वो इसलिए कि ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक जो इन्फेक्टेड जो एजेंट हैं उसके साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा को भी वो रिमूव कर देते, ख़त्म कर देते हैं ऑन स्पॉट। तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे बॉडी के लिए विटामिन वगैरह बनाते थे तो वो फिर नहीं बनते। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल फ्लोरा को इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे पास बनाए जाते हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ और नॉर्मल फ्लोरा में भी बैक्टीरिया होते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक का यूज़ भी नॉर्मल फ्लोरा को इफ़ेक्ट करता है।
सही है। तो ये फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल फ्लोरा को इफेक्ट करते हैं, आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा के मेनली 2 टाइप्स हैं। एक है रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा, जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये अपनी जगह के फिक्स नॉर्मल फ्लोरा हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक नॉर्मल फ्लोरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है तो ये वहीं पे रहेगा, एक नॉर्मल फ्लोरा हमारे स्किन के ऊपर है तो ये स्किन के ऊपर रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस तरह के नॉर्मल फ्लोरा को हम कहते हैं रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा। Resident normal flora are microorganisms that are always present on or in a person. ये क्या होते हैं? ये हमेशा एक पर्सन के बॉडी के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। Resident flora are lifelong members present at certain anatomical site। और ये lifelong members हैं, मतलब ये है कि ये टाइम के साथ ख़त्म नहीं होते। इसके बाद जो टाइप्स आ रहा है ना, तो उसमें नॉर्मल फ्लोरा कुछ टाइम तक होगा, अपना काम करके फिर वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि जो रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा हैं तो वो लाइफ लॉन्ग मेंबर्स हैं किसी भी पर्सन के साथ। कंसिस्ट ऑफ relatively fixed type of microorganisms regularly found in a given area at a given site. If disturbed it re-establish itself। देखो ये तो लाइफ लॉन्ग है और अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इसमें एक बात आप लोग याद रख लें कि अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ये वापस से खुद को री-एस्टेब्लिश कर देते हैं। ये रेजिडेंट फ्लोरा की वो है क्या कहते हैं, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो खुद को री-एस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि ये उस जगह के परमानेंट नॉर्मल फ्लोरा हैं। When the number of resident flora is greatly reduced, opportunistic microbe can easily infection in the area। देखो अगर आपके पास रेजिडेंट फ्लोरा की तादाद कम हो जाती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल फ्लोरा के मौजूदगी में आप पे अटैक नहीं कर सकते थे, वो आप पे अटैक करते हैं और आप में इन्फेक्शन काज करते हैं। सही है। एग्जाम्पल क्या है? कैंडिडा अल्बाइकन दैट काज कैंडिडियासिस। तो कैंडिडा अल्बाइकन हमारे पास क्या है? फंजाई है। और ये कब आप पे इफेक्ट अटैक करेगा? जब आपकी अपनी रेजिडेंट फ्लोरा जो है वो वीक पड़ जाए। तो रेजिडेंट फ्लोरा के बारे में ये जो अभी हमने बातें की, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज के लिए ये अंडरलाइन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो है ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा। ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉलोनाइज्ड people for hours to week but do not establish themselves permanently। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी कॉलोनी बनाते, तादाद बढ़ा देते हैं एक जगह पे, लेकिन ये कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है या कुछ हफ्तों के लिए होता है, और ये परमानेंटली उस जगह पे नहीं रहते। तो इस तरह के नॉर्मल फ्लोरा को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। और जो ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए एक साथ नहीं रह सकते। सही है। माइक्रोब्स दैट लाई इन are on your body for a period of time then move on or die off, तो उसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। या तो ये अपनी जगह चेंज करेंगे या ये उसी जगह पे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या नॉर्मल फ्लोरा को हम कहते हैं ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा। These are either pathogenic आर नॉन पैथोजेनिक। ये या तो पैथोजेनिक होते हैं, आप में डिजीज भी काज करते हैं जब ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, या इसमें ऐसा भी होता है कि वो पैथोजेनिक नहीं होते, वो डिजीज काज नहीं करते। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन्वायरमेंट। इनकी जो ये पैथोजेनिसिटी है ये डिपेंड करता है टाइम के साथ। अगर एक टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है या आपको डिजीज हो जाती है या इम्यून सिस्टम आपका वीक पड़ जाता है तो ये आप पे अटैक कर सकते हैं। दूसरा डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। मिसाल के तौर पे एक ट्रांजिएंट फ्लोरा है जो आपके स्टोमक में है, अब वहाँ की एसिडिटी की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही फ्लोरा
अगर आपके इंटेस्टाइन में चला गया जहाँ पे आपके पास एसिडिटी कम है तो फिर क्या करेगा, ये डिजीज़ काज करेगा। तो इसकी जो पैथोजेनिसिटी है या नॉन पैथोजेनिसिटी है वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम और इन्वायरमेंट पे। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट याद रखना है, सही है। ट्रांजिएंट फ्लोरा इनहिबिट द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर हार्स डेज आर वीक। ये क्या है, ये हमारे पास हमारे स्किन पे या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे घंटों से लेके दिनों या हफ्तों तक होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होते। डज नॉट री एस्टेब्लिश बाई इटसेल्फ, और ये खुद से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते खुद को, सही है। ये ऑलरेडी हमारा उसमें गुजर चुका है। रेजिडेंट जो होते हैं वो ख़ुद को री एस्टेब्लिश करते हैं लेकिन ये ख़ुद को री एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने याद करना होगा, सही है। अब ये हमारे पास डिफरेंस है रेजिडेंट और ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा में, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि ये क्या होता है, डीपर लेयर ऑफ स्किन में ये पाए जाते हैं, ये सुपरफिशियल नहीं होते। जबकि ये हमारे पास जो ट्रांजिएंट है वो सुपरफिशियल होते हैं। एक तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा, रेजिडेंट का हमने पढ़ा कि वो परमानेंट होते हैं जबकि हमारे पास ट्रांजिएंट जो है वो टेम्पररी फ्लोरा है हमारे पास, सही है। थर्ड हमारे पास क्या है कि इफ डिस्टर्ब री एस्टेब्लिश देमसेल्फ, अगर रेजिडेंट फ्लोरा किसी भी वजह से इफेक्ट होता है ये खुद को री एस्टेब्लिश कर सकते हैं जबकि ट्रांजिएंट फ्लोरा खुद को री एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। ये भी इनमें डिफरेंस है। नॉट रिमूव बाय रूटीन हैंड वॉश, रूटीनली आप हैंड वॉश करते हो उससे रेजिडेंट फ्लोरा आपका नहीं जाता, जबकि रूटीन हैंड वॉश भी अगर आप करो या बात लो ट्रांजिएंट फ्लोरा आपके बॉडी से हट जाता है, सही है। और इसके लास्ट जो इनमें डिफरेंस है वो क्या कहता है कि दे आर यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। जो रेजिडेंट फ्लोरा हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन में उनका कोई रोल नहीं है, जबकि ट्रांजिएंट जो फ्लोरा है वो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन भी कराते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे से याद कर लें और इसको समझ लें। अब बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा है तो क्या करते हैं कि प्रोवाइड अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल पैथोजन थ्रू बैक्टीरियल इंटरफेरेंस। एक तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ compete करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। एक ये बेनिफिट हुआ इनका। सेकेंड, एसिस्ट इन डाइजेशन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं इंटेस्टाइन्स में, तो ये इस तरह हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। प्ले अ रोल इन टॉक्सिन डिग्रेडेशन, जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे बॉडी में किसी भी वजह से या खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा उनकी डिग्रेडेशन भी करते हैं। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए क्या करना है, याद रखना है। The oral flora contribute to immunity by inducing low level of circulating and secretory antibodies that may cross react with pathogen। क्या करते हैं, जो ओरल फ्लोरा है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में और वो एंटीबॉडीज सर्कुलेट होते हैं और क्या होता है कि वो पैथोजन को ख़त्म करते, डैमेज करते हैं। तो ओरल फ्लोरा जो है उसका इम्यूनिटी में भी रोल है। प्रोटेक्ट द होस्ट फ्रॉम कॉलोनाइजेशन विद पैथोजेनिक माइक्रोब, वो तो मैंने आपको बता दिया कि बाहर से आने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन काज कर सकता है तो वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद को बढ़ाने से रोकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आप लोगों ने नॉर्मल फ्लोरा के याद रखने हैं, आगे और भी आ रहे हैं। द माइक्रोबायोटा इफेक्ट कार्सिनोजेनेसिस इन 3 ब्रॉड वे, ये कैंसर को भी रोकता है, कैंसर सेल्स की क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। तो ये 3 तरीकों से कार्सिनोजेनेसिस को रोकते हैं, कैंसर की फॉर्मेशन को रोकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, एल्टरिंग द बैलेंस ऑफ ट्यूमर सेल प्रोलिफरेशन एंड डेथ। एक तो जो ट्यूमर सेल हैं या कैंसर सेल हैं उसकी प्रोलिफरेशन, उसकी डिवीजन को
और उसके डेथ को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, तो आपके पास कैंसर सेल की फॉर्मेशन नहीं होती। सेकेंड, रेगुलेटिंग इम्यून सिस्टम फंक्शन, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनर्जेटिक बनाता है कि वो कैंसर सेल के साथ compete करे और कैंसर सेल की फॉर्मेशन ना हो। थर्ड हमारे पास क्या है कि इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ पोस्ट प्रोड्यूस्ड फैक्टर फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स सच एज लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टीरिया आर नोन टू प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन। ये क्या करता है कि जिस पर्सन को कैंसर होता है तो उसके फूड फैक्टर्स को और उसके मेडिसिन फैक्टर्स को इस तरह इन्फ्लुएंस करता है कि आपके बॉडी में कैंसर सेल की फॉर्मेशन ना हो। तो ये तीन तरीके हैं, इसके ज़रिए ये नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी में कैंसर की प्रोडक्शन और उसकी प्रोलॉन्गेशन या उसके स्प्रेड को रोकता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरिया दे आर नोन टू प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, ये ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। सही है, तो ये बेनिफिशियल रोल है नॉर्मल फ्लोरा के, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखने हैं। सही है, अब हमने तो बेनिफिशियल पढ़ लिए, हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? व्हेन होस्ट इम्यून सिस्टम डिक्रीज देन बिकम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन एंड काज डिजीज। जब होस्ट का या किसी पर्सन जिसमें नॉर्मल फ्लोरा है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाए तो वो नॉर्मल फ्लोरा जो पहले कुछ नहीं कर सकते थे वो क्या अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है और वो आपके बॉडी पे अटैक कर देता है और आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज कर देता है। सम मे काज डायग्नोज कंफ्यूजन, कुछ डायग्नोसिस कंफ्यूजन करते हैं। किस तरह कि आप टेस्ट करोगे, सही है, ब्लड ले लोगे, अब अगर नॉर्मल फ्लोरा आपके ब्लड में इंटर हो गया है तो उधर आपके पास क्या, आपके पास टेस्ट में आ जाएगा। अब आपको पता नहीं होगा कि ये इन्फेक्शन एस्केरिशिया कोलाई की वजह से है या एस्केरिशिया कोलाई एज अ नॉर्मल फ्लोरा काम कर रहा है। तो इस तरह डायग्नोसिस में कंफ्यूजन काज करते हैं ये नॉर्मल फ्लोरा, अगर वो अपनी जगह छोड़ दे। थर्ड क्या है? सम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एग्रीगेट एंड डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे नॉर्मल फ्लोरा भी हैं कि वो ऐसे इंजाइम बनाते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट माइक्रो एंटीबायोटिक्स की तरफ। तो अगर हम मेडिसिन ले, वो मेडिसिन हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी के ऊपर असर नहीं करेगा, जिसको ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या है? नॉर्मल फ्लोरा के हार्मफुल इफेक्ट हैं जो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखना है। सही है, अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे पाया जाता है, स्किन में, आई में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, रिस्पायरेटरी, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट में, जिसमें जिसको एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन है तो द रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा ऑफ स्किन प्राइमरी बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। सही है, और ये रेजिडेंट माइक्रोफ्लोरा है। रेजिडेंट बैक्टीरिया ऑफ द स्किन कैन बी इन एनी लेयर ऑफ द स्किन, कौन सी भी लेयर में ये हो सकते हैं, आपके एपिडर्मस में, डर्मस में, सबक्यूटेनियस, किसी भी लेयर में ये हो सकते हैं। Skin can acquire any transient bacteria from the environment, but it either get washed off or die because the skin is dry, has acidic pH and produce sweat and oil. देखो हमारे स्किन में रेजिडेंट वो होते हैं नॉर्मल फ्लोरा। अगर ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा किसी भी तरीके से हमारी बॉडी पे आ भी जाए तो एक तो हमारे बॉडी ड्राई होता है, दूसरी हमारी बॉडी स्किन जो है हमारा स्किन ड्राई होता है, स्किन एसिडिक होता है उसका पीएच, और ये स्वेट, पसीना और सीबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर ट्रांजिएंट फ्लोरा स्किन के ऊपर नहीं रह सकता। सही है, रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ द स्किन जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस एपिडर्मस है, स्टेफिलोकोकस आयरस है, स्ट्रेप्टोकोकस डिप्थेराइड, प्रोपियोनोबैक्टीरियम, एक्नी,
यीस्ट कैंडिडा। तो ये क्या है, ये रेजिडेंट फ्लोरा है हमारे स्किन का, और आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए इनके नाम याद रखने हैं। बाकी ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन के ऊपर कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है, फिर उसमें रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरे में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जबकि ट्रांजिट फ्लोरा जो है स्किन का, उसमें माइक्रोकोकस और बैक्टीरियाइड आता है। ये आप लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। जो चीज़ें मैंने क्या की, मैंने अंडरलाइन की आप लोगों के लिए। और ये वो लोकेशन है जहाँ पे स्किन पे ऊपर हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा रहता है, कि एक्सेला पे, ग्रोइन एरिया पे, आपके बगलों में हो गया, आपके जो है ना टो के नीचे हो गया, सही है, आपकी स्किन के ऊपर, आपके पेट के ऊपर। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे स्किन में हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। यहाँ इस पिक्चर के ज़रिए भी इन्होंने आप लोगों को कहा हुआ है कि हमारे पास कौन सी जगह पे किस टाइप के नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, सही है। अच्छा, जिस तरह हमने कहा था कि नॉर्मल फ्लोरा नुकसान भी देते हैं, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं कि ये हमारे पास स्किन बॉर्न डिजीज़ काज कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे SSTI लिखा है, तो ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। ये डेंड्रफ वगैरह काज करते हैं, या हमारे स्किन की इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं, डर्मेटाइटिस वगैरह, सही है, या कोई वूंड है उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर ऑफ स्किन नॉर्मल फ्लोरा है, सही है, जो कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं। देखो, ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब ये बोन इन्फ्लेमेशन, ये सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर हैं नॉर्मल फ्लोरा के, जो स्किन के ऊपर पाया जाता है। तो ये यहाँ तक हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर था। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इस यूनिट का रिमेनिंग पार्ट भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ से हमारा लेक्चर देख रहे हैं अपने कॉलेज का नेम और सिटी का नेम कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।